हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज मैं जेई मेन 2018 का पेपर सॉल्व करने वाला हूं। मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व करूंगा। इस वीडियो से तुम्हें यह आइडिया लगने वाला है कि अगर तुम एग्जाम दे रहे होते तो तुम किस तरीके से क्वेश्चन को सोचते, क्या लाइन ऑफ थिंकिंग होती हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, क्या स्ट्रेटेजी तुम लोग यूज करते, क्या टेक्निक यूज करते ताकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, और किस तरीके से हमें क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सारी बातें पता चलेंगी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 एंड क्वेश्चन में बोला गया है द इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू व्हाट। अभी देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही आ गया। आधे बच्चे ऑलरेडी इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता है, मतलब तुम्हें बिल्कुल ही इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, स्किप करके निकल लो, आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो, चार ऑप्शंस देखो, उससे कुछ हिंट लग रहा है। क्या हिंट लग रहा है कि ये जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन गिवन है, ये रिड्यूस होकर बच्चा सा बन जाएगा, है ना। अब बच्चा सा कैसे बन जाएगा, छोटू सा ऐसे बन जाएगा कि नीचे वाले को देखो। डर हमें किससे लगता है इंटीग्रेशन में, डेनोमिनेटर से। न्यूमरेटर में कुछ रह ज़्यादा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, डेनोमिनेटर में ज़्यादा कुछ ओल बोल टाइप का रहता है तो हमारा दिमाग घूम जाता है ना। अब इस न्यूमरेटर को तो छोड़ दो, डेनोमिनेटर को ध्यान से देखो। जब तुम डेनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे तुम्हें लग रहा होगा कि ये जरूर ना जरूर फैक्टराइज तो हो जाएगा, तभी इसने इस टाइप का इतना लंबा सा दिया और आंसर इतना छोटा सा दिया है। तुमने सोचा फैक्टराइज करने का। अब तुमने बोला चलो फर्स्ट टू टर्म में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है। सो द फर्स्ट टू टर्म में मुझे साइन स्क्वायर एक्स कॉमन दिख रहा है। सेकेंड टू टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन दिख रहा है। चलो, तो यही हमने स्टार्ट किया कि दिस इज इंटीग्रेशन। ऊपर तो साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, डी एक्स है। नीचे देखना, जब तुम साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे क्या आएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। साइन स्क्वायर एक्स तुमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आया साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, प्लस अगले वाले में तुम क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में फिर से आ जाएगा तुम्हारा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ओके, ओवरऑल पावर 2 है। अब तुम्हें क्या दिखा, ये तो फैक्टराइज हो गया सर। तुमने बोला सर दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, यू कैन सी साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, अब दोनों में कॉमन आएगा और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई क्या होगा, सोचो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स तुम कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और ये बच्चा बच्चा जानता होगा, क्लास 10th का भी, अब तो 9th के बच्चे भी जानने लगे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। दिस मीन्स ये वाला टोटल का एक्सप्रेशन क्या बन गया, सिर्फ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, सिंप्लीफाई होकर ये छोटा सा बन चुका है। अब इंटीग्रेट करना है बेसिकली, लेकिन हमने चारों ऑप्शंस में देखे कुछ तो tan या फिर cot के अंदर फॉर्म में है, tan क्यूब एक्स कॉट क्यूब एक्स कॉट क्यूब एक्स tan क्यूब एक्स। दिस मीन्स हमें tan क्यूब एक्स में कुछ बनाना पड़ेगा। तुमने देखा कि ये तो बहुत ईजी है बनाना। कैसे, तुमने बोला नीचे में अगर मैं कॉस क्यूब एक्स कॉमन निकाल लो ब्रैकेट के बाहर, तो सोचो कॉस क्यूब एक्स कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के बाहर क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर में है, इसको कुछ नहीं कर रहा है। कॉस क्यूब एक्स बाहर निकलेगा तो कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर बनेगा कॉस टू द पावर 6x। ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स जो कि होता है tan क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इस कॉस टू द पावर 6x को ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, सोचना, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस टू द पावर 4 बनेगा। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर और कॉस टू द पावर 6 में कॉस टू द पावर 4 बचेगा सिर्फ। अब इसको ध्यान से देखोगे जब, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर एक्स एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि मुझे यही चाहिए होता है। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर एक्स
मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाय टेन क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें ये वाला इंटीग्रेशन करना है। तुम ध्यान से देखना कि सब्सटीट्यूशन अब किसी को भी आ जाएगा कि टेन एक्स को सर टी ले लो, टेन एक्स को टी लोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ऊपर बन जाएगा टी स्क्वायर और ये बन जाएगा पूरा का पूरा डी टी, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का टी क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर से एक बार सब्सटीट्यूशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि नीचे 1 प्लस टी क्यूब दिख रहा है, 1 प्लस टी क्यूब को तुम्हें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, 1 प्लस टी क्यूब को तुम्हें कुछ पी एज्यूम करना पड़ेगा, उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिख जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम अगर ध्यान से देखोगे, अगर नीचे वाले को पूरा का पूरा टी मान लिया जाए, इस चीज को पूरा का पूरा टी मान लिया जाए, तो टेन क्यूब एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? 3 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, एंड टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, और मुझे ऊपर क्या दिख रहा है? टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है ऑलरेडी। हो, तो ये तो और भी सिंप्लीफाई हो गया, मुझे 2 बार नहीं मानना पड़ा। तो मैंने बोला कि 1 प्लस टेन क्यूब एक्स को ही पी ले लो। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड, सो यू विल गेट 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, टेन क्यूब एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज 3 इंटू टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी पी। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा पूरा का पूरा? दिस इज बेसिकली डी पी बाई 3, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर। अच्छा, 1/p स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन सबको आता होगा, क्या होता है बताओ? तो तुम बोलोगे सर दिस इज -1/p। ओके, प्लस सी। अब हमने p किसको माना था? सो -1/p, p3 और p किसको माना था? 1 प्लस टेन क्यूब एक्स प्लस सी। दिस मीन्स हमारा फाइनल इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो देखो ये इंटीग्रेशन से ज़्यादा डरने का नहीं था। अगर जिसे बेसिक इंटीग्रेशन आता होगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते होंगे, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। और जिसे भी नहीं आता है इंटीग्रेशन से बिल्कुल ही ज़्यादा डर लगता है, यू कैन स्किप द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 सेज द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। कैसे? इफ यू विल सिंप्लीफाई दिस, अगर 36 से डिवाइड करोगे तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। ये एक हाइपरबोला है। ओके, नाउ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये कोई भी हाइपरबोला है स्टैंडर्ड, उस पे 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, पी पे भी क्यू पे भी। ठीक है, नाउ और वो दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को टी पॉइंट पे, विच इज 0,3। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी टी क्यू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ था ये। सोचो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कॉनिक से है, तुम्हें तुरंत आइडिया लग गया। कॉनिक में भी किससे है? हाइपरबोला से है, उसमें भी टेंजेंट वगैरह से है। ठीक है, तो तुमने सोचा थोड़ा सा डायग्राम बना के देखना पड़ेगा, तभी कुछ आइडिया लगेगा। ठीक है, तो तुमने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया इस कॉनिक्स का। तो तुमने बोला कि सर हाइपरबोला विल बी समथिंग लाइक दिस। ये कुछ हाइपरबोला होगा सर, और इसका इक्वेशन तो अभी तो आपने बता ही दिया, एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1 होगा सर। ओके, इस पे जो 2 टेंजेंट्स आएंगे सर, अकॉर्डिंग टू देम वो टेंजेंट इंटरसेक्ट करेंगे सर 0,3 पे। 0,3 कहाँ होगा सर? ये वाई एक्सिस पे होगा 0,3। ये पॉइंट है टी, इस पॉइंट पे 2 टेंजेंट इंटरसेक्ट करने वाले हैं। अब देखो ये पॉइंट सिमेट्रिक है विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, तो तुम तो रैंडम कोई भी फिगर बना सकते हो। तुम बोल सकते हो पी इधर है, क्यू इधर है, कुछ भी कर दो। लेकिन तुमने क्या बोला कि ये सिमेट्रिक है, तो सपोज कुछ इस टाइप का टेंजेंट है। टेंजेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। सपोज दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू। ओके, और हमने पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और नॉट, मैंने बस ज्वाइन कर दिया है रैंडम। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर मुझे पी टी क्यू का एरिया चाहिए तो मुझे पी पॉइंट्स चाहिए, क्यू पॉइंट्स चाहिए, टी पॉइंट ऑलरेडी पता है। तो मैं क्या करूंगा? ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं बहुत ईजिली। ओके,
अब पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। अच्छा पी क्यू है क्या एक्चुअल में, पी क्यू है क्या, तुम बोलोगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है सर। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से सर किसी भी कर्व, जैसे सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से तुमने दो टेंजेंट खींचे, अब इस दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करते हो तो ये क्या कहलाता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। देखो मैंने पहले ही बोल दिया ये क्वेश्चन टफ था, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो तुमने बोला दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सर। अच्छा इसी तरीके से पैराबोला में भी तो हो सकता है, एक पॉइंट है, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा बताओ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर मुझे पी क्यू का इक्वेशन पता चल चुका है तो मैं इजीली निकाल सकता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन विथ हाइपरबोला। अच्छा अब याद करो कोनिक्स में ये चीज बताया जाता है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सपोज अगर ये सर्कल ही है चाहे कुछ भी है, कोई भी 2 डिग्री कर्व है, एक्सटर्नल पॉइंट है अगर, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से x1 y1 से अगर दो टेंजेंट खींचा जाए और उन दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया जाए, सपोज दिस इज पी क्यू, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू जो होता है वो होता है t इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ पी क्यू जो होता है वो होता है t इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट दिस एक्सटर्नल पॉइंट। ओके तो मैं अब t इज इक्वल टू 0 लिखने सबको आता होगा आई गेस। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y y1 से, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 बाई 2 से, y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 बाई 2 से। ओके तो इसी को रिप्लेस करना स्टार्ट किया। एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है x एंड x1 इज 0 डिवाइड बाई 9 माइनस y1 इज 3 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1। t इज इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। सो दिस इज y इज इक्वल टू -12। इससे तुम्हें क्या पता चला, इससे तुम्हें पता चला ये जो पी क्यू लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू 12 एंड इज पासिंग थ्रू 0, -12। अब तुम्हें लगा कि अच्छा सर अब तो एरिया निकालना बहुत ही आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, तुमने बोला इफ दिस इज 0, -12 दिस मीन्स ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तुम बोलोगे सर 12, और ये वाला डिस्टेंस ऑलरेडी क्या तुम्हें पता है, तुम बोलोगे हाँ सर दिस इज 3। तो इस ट्रायंगल का हाइट कितना हो गया, यू विल से सर एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होना चाहिए। बेस मतलब पी क्यू का लेंथ, हाइट का मतलब 12 + 3 15। यहां तक पहुंच चुके हैं। नाउ हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। लेंथ ऑफ पी क्यू का मतलब क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का लेंथ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का लेंथ कैसे निकालते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करो, ये पॉइंट में एक क्वाड्रेटिक आएगा, डिफरेंस ऑफ द रूट से निकाल लेते हैं। जिनको भी याद नहीं है एक बार जाके फॉर्मूला देख लो अभी के अभी, ठीक है। हमने क्या किया, y इज इक्वल टू -12 को सॉल्व करने की कोशिश की इसके साथ। जब मैं इसमें डालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस 12 स्क्वायर इज 144 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 1। ओके 144 को सॉल्व किया जाए तो 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 1 इज 9, 9 इंटू 6 इज 54। ओके नाउ 4 इंटू 4, so this is basically x square by 9 is equal to 5 और x square is equal to 45 और x is equal to plus minus root 45 and 45 is what, 9 into 5 that is 3 root 5 plus minus 3 root 5। मतलब एक कोऑर्डिनेट x is equal to plus 3 root 5 पे होगा कॉमा -12, दूसरा कोऑर्डिनेट विल बी -3 root 5 पे कॉमा -12। ओके तो अगर मुझे ये पता है ऑलरेडी कि दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मुझे ऑलरेडी ये लेंथ पता है। क्यों, क्योंकि दिस लेंथ इज 3 root 5 एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 3 root 5, तो टोटल पी क्यू का लेंथ विल बी 6 root 5। सो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 6 root 5 इंटू 15, सो 2 इंटू 3 दैट इज 45 root 5। 45 root 5 इज द आंसर। 45 root 5 ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4th। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें एग्जाम में क्लिक नहीं कर रहा है, इतने सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता है कोनिक्स के, तो तुम क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बहुत बच्चे का होता है कोनिक थोड़ा वीक होता है, ठीक है,
तो वो क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी स्किप करके निकल सकते हैं। तो तुम बोलोगे सर पहला क्वेश्चन भी स्किप कर दिया, दूसरा क्वेश्चन भी स्किप कर दिया, इस तरीके सबको स्किप कर देंगे तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा क्वेश्चन आराम से, है ना, क्योंकि हमेशा इजी क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बनने लायक क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें क्या रखना होगा एग्जाम में, बस पेशेंस। अगर तुमसे लगातार 5 क्वेश्चन छूट भी गया तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहा है, डिप्रेस्ड हो गए, क्योंकि एक बार तुम डीमोटिवेटेड हो गए एग्जाम में, तुम्हारा पूरा का पूरा एग्जाम का पेपर खराब हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए एग्जाम में हमेशा पेशेंस रखा करो। अगर तुमसे शुरुआत के 1 से 10 तक तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 के 10 क्वेश्चन भी नहीं बने, तुम्हें पेशेंस रखना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे वाले 10 बनेंगे या लास्ट के 10 तो बनेंगे ही मेरे से, ठीक है। तो पेशेंस रखना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। फिर से कॉनिक्स पे ही क्वेश्चन आ गया। बोला गया टेंजेंट्स एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट पॉइंट दिस ऑन द पैराबोला दिस। इस पैराबोला पे कोई एक पॉइंट है 16,16, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट भी ड्रॉ किया गया, एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया गया, विच इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एट ए एंड बी। ओके, टेंजेंट जो ड्रॉ किया उसने एक्सिस को ए पे कट किया, नॉर्मल जो ड्रॉ किया उसने एक्सिस को बी पे कट किया। इफ सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू पी ए एंड बी एंड एंगल सी पी बी इज इक्वल टू थीटा, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। देखो ये क्वेश्चन पढ़ के कुछ हवा नहीं लगने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन तुमने पढ़ा, जब तक तुम डायग्राम नहीं बनाओगे इसका तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं लगने वाला है क्वेश्चन ने पूछा क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते जाना है, समझते जाना है, उसका डायग्राम बनाते जाना है। चलो डायग्राम बनाते हैं। ओके, लेट मी इरेज इट। तो मैंने बोला देयर इज अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप है, तो तुमने स्टैंडर्ड पैराबोला वाला डायग्राम बना दिया, ठीक है। तुमने बोला सपोज दिस इज द पैराबोला। ओके, इस पे एक पॉइंट है 16,16 एंड द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, सो द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ठीक है। इस पे सपोज देयर इज अ पॉइंट 16,16 एंड वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए मैंने इधर बना दिया। नाउ इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया गया। टेंजेंट ने एक्सिस ऑफ द पैराबोला को ए पे कट किया एंड नॉर्मल ने एक्सिस ऑफ द पैराबोला को बी पे कट किया। अब बोला गया, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है कि दिस इज 90 डिग्री। बोला गया सी इज द सर्कम सेंटर ऑफ, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, हाँ, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू पॉइंट्स पी ए एंड बी। मतलब एक सर्कल होगा जो P और A और B तीनों से पास कर रहा होगा, उसका जो सेंटर होगा डेट पॉइंट इज कॉल्ड C। अब तुम ध्यान से सोचो, एक ऐसा सर्कल जो P से भी पास कर रहा है, A से भी पास कर रहा है, B से पास कर रहा है, अगर सोचो वो सर्कल ऐसे तुम बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या आइडिया लग रहा है कि इस सर्कल का डायमीटर जो होगा वो AB ही होगा। ये मैंने कैसे क्लेम कर दिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एंगल ऑन द सेमी सर्कल, एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अब तुम्हें दिख रहा है ए और बी क्या कर रहे हैं, पी पॉइंट पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं, और अगर सर्कल इसी से पास कर रहा है, दिस मीन्स ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। दिस मीन्स सी पॉइंट जो है ए बी का मिड पॉइंट है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। अगर तुम्हें पता हो तो टेंजेंट क्या लिखा जाता है, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। मैं जनरल फॉर्म में ले रहा हूं, बाद में वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। तुमने बोला इफ द टेंजेंट इज टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अब इस टेंजेंट को तुम अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढोगे तो y की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। अच्छा, और इस पॉइंट को ढूंढोगे तो यहां से तुम्हें पता चलेगा कि इस पे नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब। ओके, अब y को 0 रखोगे तो क्या आएगा, दिस इज x इज इक्वल टू 2a प्लस ए टी स्क्वायर, तो 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। अच्छा, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करो, तो तुम्हें पता है ए टी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, 2a डिवाइड बाई ए इज a कॉमा 0। इससे तुम्हें क्या पता चला, c इज दी
फोकस ऑफ द पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में a इज द फोकस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, तो a,0 इज द फोकस। अच्छा, अब अगर ये फोकस है, उन्होंने एक एंगल दे रखा है ऑलरेडी, दैट इज एंगल CPB इज थीटा, एंगल CPB इज थीटा, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखो बहुत सारे तरीका हो सकते हैं, ठीक है। तुम्हें ऑलरेडी C पॉइंट पता है, P पॉइंट पता है, तुम क्या CP का स्लोप निकाल सकते हो, तुम बोलोगे हाँ। अच्छा, तुम्हें ऑलरेडी P पॉइंट पता है, B पॉइंट पता है, क्या PB का स्लोप निकाल सकते हो, बोलोगे हाँ। अच्छा, दो लाइन से दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों का स्लोप मुझे मालूम है, तो क्या मैं tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 से निकाल सकता हूँ। तुम बोलोगे हाँ, और tan थीटा ही मुझे चाहिए था। एक तो उस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें पैराबोला के प्रॉपर्टीज वगैरह याद है, तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर मैं एक्सिस के पैरेलल P पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्सिस, तो ये जो टेंजेंट होता है वो इसका एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। मतलब ये अगर अल्फा है तो दिस विल ऑल्सो बी द अल्फा। अच्छा, ये अल्फा है तो थीटा कितना है, थीटा इज 90 डिग्री माइनस अल्फा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल इज 90 डिग्री और ये एंगल अल्फा, तो थीटा आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। और मुझे ये भी पता होता है कि ये पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है विल बी इक्वल टू ये डिस्टेंस, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। ओके, अब मुझे चाहिए क्या एक्चुअल में, tan ऑफ थीटा डेट इज tan ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू कॉट अल्फा विच इज इक्वल टू 1/tan अल्फा। अच्छा, अगर ये लाइन जो कि टेंजेंट है एंड दिस इज मेकिंग अल्फा एंगल विथ एक्स एक्सिस, दिस मीन्स इस लाइन का जो स्लोप होगा विल बी tan अल्फा, और मुझे tan अल्फा ही चाहिए। अच्छा, और मुझे तो पता है कि टेंजेंट का स्लोप इज व्हाट, 1/t x प्लस at, that is 1/t. Okay, so value is 1/1/t, that is t. So final answer will be t. Okay, so the final answer will be t. Now we have to find the slope of this tangent basically. So we have to find the slope of this tangent. Now we know that at square is 16. We know that at square comma 2at. So at square is 16 and a is 4 into t square is 16. So t square is equal to 4. So t is equal to plus or minus 2. This means tan alpha will be 2 क्योंकि एंगल एक्यूट है। ओके, सो आंसर विल बी 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस करे, तीनों के तीनों अच्छे क्वेश्चन थे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते। ये किससे आ गया, वेक्टर्स एंड 3D से। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। लेट यू बी अ वेक्टर कोप्लेनर विद द वेक्टर ए एंड बी। यू एक वेक्टर है जो कि ए एंड बी से कोप्लेनर है, मतलब ए और बी जिस प्लेन पे हैं उसी प्लेन पे यू इज ऑल्सो देयर, एंड यू इज परपेंडिकुलर टू ए। यू परपेंडिकुलर भी है ए से। ओके, अब देखना ध्यान से, एक और चीज गिवन है कि u डॉट बी इज इक्वल टू 24। u डॉट बी इज इक्वल टू 24 देन मॉड ऑफ यू स्क्वायर। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, u वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब u वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा तुम्हें, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि u इज परपेंडिकुलर टू a। सो u डॉट a तो 0 होने वाला है। ठीक है, u डॉट a 0 होने वाला है, बट u is also on the plane containing a and b। तो बताओ a क्रॉस b एक वेक्टर होगी, a क्रॉस b एक वेक्टर है जो कि a और b के, सपोज दिस इज द प्लेन, a और b के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर विल बी a क्रॉस b, ऐसे सोचो। एंड a क्रॉस b के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर इज u। अब देखो, अगर a क्रॉस b का क्रॉस ले लिया जाए a से, तो इससे क्या पता चला बेसिकली कि हमारे पास जो u वेक्टर है, a वेक्टर एंड b वेक्टर, वो तीनों के तीनों कैसे हैं, u वेक्टर, a वेक्टर एंड b वेक्टर, तीनों के तीनों कोप्लेनर है। अभी देखो पॉसिबल मिस्टेक, या मिस्टेक नहीं बोलेंगे उसको, वो वन ऑफ द मेथड्स है,
बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ एक एक करके। एक मेथड ये हो सकता है, किसी बच्चे ने बोला सर 3 वेक्टर कोप्लेनर है, मुझे मॉड यू चाहिए अल्टीमेटली, तो मैं क्या बोलता हूँ, यू वेक्टर को कुछ मान लो सर अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, और अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बोलोगे सर 3 इक्वेशंस बन जाएंगे। कौन से 3 इक्वेशंस, तो तुम बोलोगे सर यू ए बी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, उससे एक इक्वेशन आ जाएगा सर अल्फा बीटा गामा में। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, सर उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि u इज परपेंडिकुलर टू a, दिस मीन्स u डॉट a इज 0, और मुझे a वेक्टर ऑलरेडी पता है, तो सर यहाँ से भी एक इक्वेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से। तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, सर उन्होंने ये भी दिया है कि u डॉट b इज इक्वल टू 24, u डॉट b इज इक्वल टू 24, सर यहाँ से भी तीसरा इक्वेशन आ जाएगा बिकॉज वी नो b वेक्टर सर। अच्छा 3 इक्वेशंस आ जाएंगे, 3 अननोन होंगे सर, इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था। बेसिकली 2018 का जो पेपर था वो बहुत ही लेंदी पेपर आया था, वो 1 से 1.5 घंटे में नहीं होने वाला था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है। तो इस टाइप के पेपर्स अगर आते हैं, लेंदी होते हैं, तो ये सबके लिए होते हैं, ठीक है, तुम्हें वरी करने की बात नहीं है, ये सबके लिए होंगे, तो अपने आप कट ऑफ कम हो जाता है। ओके, तो ये वन ऑफ द मेथड था। दूसरा मेथड कैन बी सर लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों ना यूज करूँ, इससे अच्छा लीनियर कॉम्बिनेशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि सर यू वेक्टर इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी वेक्टर, तो यू वेक्टर कैन बी ऑलवेज रिटन एज लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर। सर ये तो हमेशा लिख सकते हैं, चलो अल्फा बीटा ले लो नहीं तो, क्योंकि म्यू एंड यू एक ही जैसा लग रहा है, अल्फा इंटू ए वेक्टर प्लस बीटा इंटू बी वेक्टर। अच्छा अब मुझे सिर्फ अल्फा और बीटा चाहिए होगा। अल्फा बीटा के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि u इज परपेंडिकुलर टू a, डेट इज u डॉट a इज इक्वल टू 0 कर दूंगा सर, उससे अल्फा बीटा में एक रिलेशन आ जाएगा। u डॉट b इज इक्वल टू 24 गिवन है, वो कर दूंगा, उससे एक रिलेशन आ जाएगा, अल्फा बीटा सॉल्व हो जाएंगे। ये भी वन ऑफ द मेथड था। तीसरा मेथड कैन बी, बताओ u वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा a क्रॉस बी वेक्टर का। सोचो, क्योंकि u वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है a वेक्टर के, एंड a एंड b के कोप्लेनर है, दिस मीन्स u वेक्टर इज पैरेलल टू a क्रॉस b। तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो u वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा इनटू दिस। ये थर्ड मेथड है। पहले 2 मेथड से जिसको नहीं आता है ये सारी चीजें, वो पहले 2 मेथड से करते, सेकंड मेथड से भी करते तो हो जाता। सेकंड मेथड और ये मेथड बेसिकली सिमिलर है, ठीक है। अब तुमने बोला नाउ वी नो डेट सर यू वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देंगे सर, विच विल बी इक्वल टू ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू बी वेक्टर। ओके, वी नो ए डॉट बी, लैम्डा इंटू ए डॉट बी 2 इंटू 0, 3 इंटू 1 डेट इज 3, माइनस 1 इंटू -1 डेट इज 2, तो 2 ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे ए डॉट ए इज मॉड ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 + 9 + 1 14 बी वेक्टर। ओके, दिस इज सर यू वेक्टर। अब मुझे सर लैम्डा चाहिए होगा, लैम्डा के लिए उन्होंने दे रखा है कि यू डॉट बी इज इक्वल टू 24, सो यू डॉट बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा इंटू 2 इंटू ए डॉट बी वैक्टर माइनस 14 इंटू बी वैक्टर का मॉड का होल स्क्वायर, बी डॉट बी होता है वो। सो यू डॉट बी इज 24, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2, ए डॉट बी अभी तुरंत निकाला विच इज 2, माइनस 14 इंटू मॉड बी का होल स्क्वायर, मॉड बी इज √2, उसका होल स्क्वायर इज 2। ओके, सो वी कैन सी 24 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 28, सो लैम्डा 24 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स -24, सो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1 सर। अगर लैम्डा की वैल्यू -1 आ चुकी है सर तो वी कैन से यू वैक्टर विल बी -1 इंटू 2a वैक्टर माइनस 14b वैक्टर। ओके, सो बेसिकली सर यू वैक्टर विल बी इक्वल टू 14b वैक्टर माइनस 2a वैक्टर।
अच्छा 14b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर निकाला जा सकता है, डेट इज 14j कैप प्लस 14k कैप माइनस 2 टाइम्स a वेक्टर। 2 टाइम्स a वेक्टर कितना आएगा बताओ, 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ओके 4i कैप प्लस है तो यहाँ माइनस 6j कैप हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 2k कैप हो जाएगा। ओके सो दिस इज बेसिकली माइनस 4i कैप, 14j cap minus 6j cap is 8j cap and 14k cap plus 2k cap is 16k cap. So this is u vector, ठीक है। अब मुझे बोला गया u vector का मॉड का होल स्क्वायर, so that will be equal to 16 plus 64 plus 256. So this is equal to 80 plus 256 which is equal to 6 336 आई गेस, 336 ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इससे क्या लग रहा है कि ये जो पेपर था हमारा ये बहुत ही लेंदी था, ठीक है, लेकिन हमें पेशेंस रखना है, लेंदी है तो सबके लिए है। चलो 65 क्वेश्चन, देखो मैंने बोला था क्वेश्चन में इजी क्वेश्चंस आएंगे। अब ये जो 65 क्वेश्चन है ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया ये। तो देखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही जाना पहचाना है। इसके जो दो रूट्स हैं वो है माइनस ओमेगा कॉमा माइनस ओमेगा स्क्वायर। मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के जो रूट होते हैं वो होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। जिनको भी नहीं पता है दे कैन फाइंड आउट, देन दे कैन कंक्लूड दैट ये रूट माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। नाउ वी ऑलरेडी नो डेट ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, ठीक है। अल्फा टू द पावर 101, किसी को अल्फा मान लो, सो दिस इज माइनस ओमेगा टू द पावर 101 एंड दिस इज माइनस ओमेगा टू द पावर 2 इंटू 107, 2 इंटू 107 इज 214। ओके सो माइनस साइन कॉमन ले लिया, ओमेगा टू द पावर 101 इज सेम एज ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 99 तक 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, प्लस 214 को 3 से डिवाइड किया जाए तो एक रिमाइंडर आता है ना, यस 1 विल बी द रिमाइंडर, तो ये ओमेगा। अच्छा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, आंसर इज +1, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने बोला था इसको 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेगा सॉल्व करने में। ओके इसी तरीके से चलो कुछ और इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 70 देखो। क्वेश्चन नंबर जब 70 देखोगे तो मिलेगा सर ये भी तो बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था। देखना ध्यान से, PQR एक तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस हमें आना चाहिए, ये क्लास 10th के बच्चों को भी आता है, लेकिन इस बार उन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस से तो दिया था लेकिन थोड़ा सा 3D में घुमाया था। बोला अगर PQR एक ट्रायंगुलर पार्क है जहां पे PQR है, सपोज PR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 200 मीटर। ओके दिस मीन्स दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क। ओके अ टावर टीवी टावर स्टैंड्स एट द मिड पॉइंट ऑफ QR, एकदम एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ QR। इससे तुम्हें यह पता चला कि दिस इज परपेंडिकुलर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो यहां पे एक टावर स्टैंड करता है, उसको मैं 3D में किस तरीके से दिखाऊं, सपोज दिस, ऐसा कुछ एक टावर है जो कि 3D में यहां से ये 90 डिग्री है, ठीक है। जिस टाइप का ये ट्राइंगल है, सपोज दिस इज माय हैंड, तो इस पे एक टावर है, ठीक है। दिस इज मेकिंग 90 डिग्री विद द स्लोप। नाउ इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट P एंड Q एंड R, P पे 45 डिग्री है, ओके, Q पे भी एंगल गिवन है 30 डिग्री एंड R पे भी एंगल गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द टावर, मान लेते हैं इस हाइट ऑफ द टावर इज x। अच्छा हाइट ऑफ द टावर x है, सपोज अब मेरे पास एक ट्राइंगल है, डेट इज मैंने इसको m बोल दिया कुछ देर के लिए और इसको सपोज r बोल दिया, तो R ऑलरेडी है यहां पे, तो मैं a बोल देता हूं, ठीक है। PAM को देखोगे तो इसमें ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा, तो बोलोगे हाँ। दिस मीन्स ये अगर x है तो ये भी x होगा, तो बोलोगे हाँ। इसका काम खत्म,
इसका काम खत्म, तो इसको हटा दिया, दिस इज ऑल्सो एक्स। अब तुम इस ट्राइंगल को देखो, क्यू एम ए को, यहां पे एक टावर स्टैंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड दिस लेंथ इज क्यू ए, यहां ऐसे देखो, दिस लेंथ इज क्यू ए, ये एंगल 30 डिग्री और ये, तो इसको मैं इधर से ऐसे बनाऊं तो यू कैन सी ये एक्स है, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड ये 90 डिग्री होगा, दिस इज 90 डिग्री। तो ये वाला जो आने वाला है वो कितना आएगा, तो तुम बोलोगे परपेंडिकुलर अपन बेस, ये बेस क्यू ए है, ओके, क्यू ए, तो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू एक्स अपन क्यू ए। बस विजुअलाइजेशन का खेल है, ठीक है। अगर विजुअलाइज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है, ऐसे हाथ पे देखना है, ये अगर एंगल है, अब ये एंगल ड्रॉ कर रहा है इस तरह से 30 डिग्री, यहां पे सोचो, तो मुझे ये वाला लेंथ पता है, दिस लेंथ इज ऑलरेडी नोन, ये वाला एंगल पता है और ये हाइट चाहिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। नाउ दिस इज 1/√3, तो इससे मुझे पता चला क्यू ए इज बेसिकली √3x। ओके, सो क्यू ए वाले का भी काम चल गया मुझे, क्यू ए इज √3x। नाउ यू कैन सी ये तो एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है, सो एक्स स्क्वायर प्लस √3x का होल स्क्वायर इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 200, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 200, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली 50, सो x इज इक्वल टू √50, ओके, सो दिस इज 5√2, x इज इक्वल टू 5√2, 50√2, ओके, oh sorry, this is 200 into 200, so this is 200, this is 200 into 50, so 4x square is equal to 200 into 200, 200 का square, so you can say this is 4, 1 2 3 4, 1 कटा 1 2 3 4, so x square is basically 10,000 which is x is equal to 100, so x is 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब तुम जब क्वेश्चन नंबर 69 देखोगे, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन मैंने बोला था कि हर साल एक क्वेश्चन आते ही हैं और तुम्हें ये क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। हर साल एक क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स से, 4 मार्क्स गारंटीड है। अब यहां पे इन्होंने एक कुछ दिया है, समेसन xi-5 1 इज इक्वल टू 9, इनके पास 9 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 x4 x9 तक, सारे ऑब्जर्वेशन से 5 डिफरेंस ले लिया, 5 5 माइनस कर दिया सारे ऑब्जर्वेशन में, उनका सम निकाला तो 9 आया। अच्छा, उनके डिफरेंस लेने के बाद स्क्वायर का सम निकाला तो 45 आया। देन दे आर आस्किंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस 9 आइटम्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस 9 आइटम्स, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का पहले तो फॉर्मूला सबको आना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है समेसन xi का होल स्क्वायर बाय n माइनस म्यू स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का रूट अंडर हो जाता है। अच्छा, लेकिन यहां पे हमें एक नॉलेज काम आने वाला है, ये चीज मैंने भी अपने वीडियो में लास्ट में बताया है कि अगर किसी भी डेटा पॉइंट में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका मीन चेंज होता है कितने से, उतने से, जितना ऐड किया गया जितना सब्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेटा पॉइंट में कुछ, हर एक डेटा पॉइंट में कुछ ऐड कर दिया जाए या हर एक डेटा पॉइंट में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, उससे वेरिएंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस मीन्स अगर मैं x1 x9 तक का वेरिएंस निकालूं या x1 - 5 x2 - 5 x3 - 5 एंड x9 - 5 का वेरिएंस निकालूं, या मैं x1 x2 x9 का वेरिएंस निकालूं, वो सेम आएगा, डेट इज स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम आएगा। अच्छा, तो इसी को मैं कुछ देर के लिए y1 y2 y3 y9 मान लेता हूं, एंड दिस इज अगेन yi एंड दिस इज अगेन yi का होल स्क्वायर। सो वेरिएंस आ चुका है मेरा, कैसे, समेसन ऑफ yi का होल स्क्वायर बाय n माइनस म्यू का होल स्क्वायर, डेट इज समेसन म्यू कितना होगा, समेसन yi बाय n का होल स्क्वायर, ये हो जाना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, समेसन y स्क्वायर 45, n कितना है 9, माइनस समेसन y इज 9 बाय 9 का होल स्क्वायर, दिस इज 5 - 1 डेट इज 4। कितने बच्चे 4 टिक करके चले आते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन ही 4 दिया हुआ है। ये तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर आया,
सिग्मा निकालना था विच इज √4 डेट इज 2। सो द आंसर इज 2। ये भी क्वेश्चन इजी कैटेगरी का था। ये 69 एंड 70 दोनों के दोनों क्वेश्चंस इजी थे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, 67, 66, ठीक है। 68 को देखो। 68 फिर से एक लेंथी क्वेश्चन आ गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 68 देखो, किस चैप्टर से, एपी से देख के पता चल गया। उन्होंने क्या बोला है कि अगर A1, A2, A3, A49 मेरे पास टोटल 49 टर्म्स है, वो सारे के सारे एपी में हैं। ओके, सच दैट एक कंडीशन दिया है उन्होंने, समेशन A4k + 1 k इज इक्वल टू 0 से 12 इज इक्वल टू 416, और एक कंडीशन उन्होंने दिया है। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, अब बताओ तुम लोग अगर सोच सकते हो तो ये सोच के बताओ इन्होंने ये दो कंडीशन क्यों दी है। दो कंडीशन क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने एपी के बारे में कुछ नहीं बताया, बस बताया कि एपी में कितने टर्म्स है, 49 टर्म्स। अच्छा, एपी में क्या क्या पता चल जाए तो मुझे एपी पता चल जाता है। तो तुम बोलोगे सर अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म पता चल गया ए एंड कॉमन डिफरेंस पता चल गया डी, तो ए एंड डी पता चल चुका है सर, नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट ऑल दी 49 टर्म। अगर 1000 टर्म भी निकालने बोले तो वी कैन फाइंड आउट 1000 टर्म इन दैट एपी। ओके, तो सर मेरे पास दो कैरेक्टरिस्टिक है डेट इज ए एंड डी। दो चीजें को निकालने के लिए मुझे कितने इक्वेशन चाहिए होंगे? दो इक्वेशन। ओके, तो उन्होंने ऑलरेडी दो इक्वेशन बना के तुम्हें दे दिया। तो सबसे पहला ये इक्वेशन सॉल्व करना इजी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, कोई एपी है, उसका 9th टर्म इज, अगर मैं फर्स्ट टर्म को देख ले A1 को A मान लूँ एंड कॉमन डिफरेंस को D मान लूँ, तो यू विल से A9 विल बी A + 8D। अच्छा, A43 विल बी A + 42D इज इक्वल टू 66। सो 2A + 42 + 8 is 50D is equal to 66, or we can say that A + 25D is equal to 33। एक रिलेशन मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, A + 25D is equal to 33। नाउ सेकेंड रिलेशन इससे आएगा। इस चीज को ध्यान से देखो, K को 0 रखोगे तो कितना आएगा? A1। नेक्स्ट, K को 1 रखोगे तो कितना आने वाला है? A5। अच्छा, K को 2 रखोगे तो कितना आने वाला है? A9। K को 3 रखोगे तो कितना आने वाला है? A13। इसी तरीके से K को 12 रखोगे तो कितना आने वाला है? A49। इसकी सम वैल्यू दी हुई है 416। ओके, अच्छा अब तुम इस चीज को ध्यान से देखो, 416 इसमें कितने टर्म आए? A1 से A49 में कितने टर्म आए? तुम बोला नहीं पता, तो तुमने बोला ठीक है। देखो यहां तुमने 0 से स्टार्ट किया, K की वैल्यू कहां तक गए? 12 तक। 0 से 12 तक गए मतलब कितने टर्म हो गए? 13 टर्म हो गए। तो दिस कंटेन 13 टर्म्स। अच्छा, अगर ये A है तो अगला वाला टर्म A + 4D है क्या? तुम बोलोगे हाँ। अगला वाला टर्म A + 8D है क्या? तुम बोलोगे हाँ। दिस वाला टर्म इज A + 12D, तुम बोलोगे हाँ। दिस वाला टर्म इज A + 48D, तुम बोलोगे हाँ। अच्छा, ये जो सीरीज बना क्या ये भी एक एपी है? तुम बोलोगे हाँ। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? तुम बोलोगे 4D। और फर्स्ट टर्म कितना है? A। तो क्या मैं इस एपी का सम निकाल सकता हूं? तुम बोलोगे हाँ। एपी का सम कितना होना चाहिए? n/2, 13/2, 2A या A + L लिख दो, n/2 A + L या फिर 2A + n - 1 × D। तो A + L that is A + L, L is A + 48D is equal to 416। अच्छा, क्या 13 एंड 416 एक दूसरे को काट रहे हैं? तुमने बोला 13 3 39 एंड 2 6, यस 13 3 39, 2 6, 13 2 ओके। अब यहां देखो 2 इसको अंदर ले जाओ तो ये बचेगा A + 24D इज इक्वल टू 32। अच्छा, A + 24D 32 आया एंड A + 25D 33 आया, क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे? बोलेंगे हाँ। A से A कटा, -D इज इक्वल टू -1, D इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। अच्छा, D इज इक्वल टू 1 आ गया
तो क्या मेरे पास ए भी आ जाएगा? तुम बोलोगे हाँ, ए प्लस 25d, 25 इज इक्वल टू 33। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 33 माइनस 25, 8। सो द फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1। अब मुझे क्या निकालना है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पहले ए और डी निकलवाया, ए पी पता किया। अब a1 स्क्वायर, अच्छा a1 कितना होगा? a, दैट इज 8 स्क्वायर, प्लस a2 स्क्वायर, a2 कितना होगा? 8 प्लस 1 दैट इज 9 स्क्वायर, a3 स्क्वायर कितना होगा? 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर। इसी तरीके से कहां तक बताओ? a17 कितना होगा? तुम बोलोगे a प्लस 16d, a है 8, 16, 24 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 24 स्क्वायर। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ दिस वैल्यू इज, अगर सपोज मेरे पास 1 स्क्वायर से 24 स्क्वायर तक होता तो मुझे सम निकालना था। इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा? 1 स्क्वायर से 7 स्क्वायर तक। इस तरीके से करने से थोड़ा लाइफ इजी हो जाता है, ठीक है। या फिर तुम जनरल टर्म लिख दो, उससे भी आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन इस तरीके से r प्लस 7 करके लिख दो, तुम्हारा इसका होल स्क्वायर कर दो, आ जाएगा, ठीक है। इसका समेशन निकाल दो, r इज इक्वल टू 1 से जहां तक भी जा रहे हो, है ना। चलो, इससे क्या हुआ? 1 स्क्वायर 24 स्क्वायर मुझे पता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 48 प्लस 1 इज 49 बाई 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15 बाई 6। ये कितना आ गया फाइनली? तुमने बोला दिस इज 6 इंटू 4 24 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 into 5. So this is basically 25 into 4, 100 into 49. तो 4900 minus 20, 5 into 4 is 20, 20 into 7 is 140. तो ये कितना आ गया फाइनली? 0 4 4760। तो अपने पास आ गया 4760, ठीक है। एंड ये वैल्यू गिवन कितना है? 4760 इज इक्वल टू 140 m। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4760 डिवाइड बाय 140, जहां पे इससे ये कटा ना 14, 476 डिवाइड बाय 14। तो पहले 7 से कैंसिल आउट करे अगर, या फिर 2 से करे, तो दिस इज 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 16, 2 इंटू 8 एंड 2 इंटू 7। नाउ 7 इंटू 3 इज 21, सो 2 8 7 इंटू 4 34। सो 34 टाइम में कैंसिल आउट हो रहा है, m इज इक्वल टू 34। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया थे। मैंने शुरुआत में ही बोला था जेईई मेन 2018 बहुत ही लेंदी था। इसके जो भी क्वेश्चंस आए थे बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस आए थे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 70 किस चैप्टर से आया हुआ? हाउस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इन्होंने बोला है सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द ऑड डिग्री टर्म्स। जितने भी ऑड डिग्री टर्म्स आ रहे हैं उनके सम ऑफ द कोएफिशिएंट निकाल लें। अच्छा, ये एक्सप्रेशन को तुम ध्यान से देखोगे तो ये समथिंग x प्लस वाई टू द पावर 5 एंड x माइनस वाई टू द पावर 5। अच्छा, ये तो बताया जाता है क्या कि अगर x प्लस वाई टू द पावर 5 को निकालोगे तो कितना आएगा? 5c0 इंटू एक्स टू द पावर 0, ठीक है, x टू द पावर 5। ओके, 5c1 x टू द पावर 4y प्लस 5c2 x टू द पावर 3y स्क्वायर। ये लिखने का वैसे मुझे ज़रूरत नहीं था, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 5c5 x टू द पावर 0 y टू द पावर 5। सिमिलरली अगर x माइनस वाई टू द पावर 5 का एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आएगा? 5c0 x टू द पावर 5, अगला टर्म माइनस के साथ 5c1 x टू द पावर 4y प्लस के साथ 5c2 x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस के साथ 5c3 x स्क्वायर वाई क्यूब। इसी तरीके से लास्ट वाला माइनस के साथ 5c5 y टू द पावर 5। जब दोनों को ऐड करते हो तो x प्लस वाई टू द पावर 5 प्लस x माइनस वाई टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी आती है? तुम बोलोगे 2 टाइम्स 5c0 x टू द पावर 5, ये कैंसल आउट होगा ऑड वाला। फिर आएगा 5c2 x क्यूब वाई स्क्वायर, अगला आएगा 5c4 वाला x इंटू वाई टू द पावर 4, और ये कैंसल आउट ही हो जाएगा, ठीक है।
सिर्फ इतना ही टर्म बचा। सो अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं एक्स एंड वाई की। 5c0 इज बेसिकली 1, ठीक है, 5c0 इज 1। तो x टू द पावर 5 इज x टू द पावर 5। क्यों? क्योंकि x के जगह यहां x ही है, x के जगह x ही है, और y के जगह क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 पे पावर 1/2, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 पे पावर 1/2। ओके, नाउ अगला टर्म इज 5c2। 5c2 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 4 इंटू 5/2 डेट इज 10। एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा, वाई स्क्वायर इज बेसिकली एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 5c4 इज सेम एज 5c1 एंड 5c1 इज 5। एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई टू द पावर 4 इज बेसिकली एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको अब हमने सिंप्लीफाई किया। सो दिस इज 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 5 प्लस 10 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 10 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस इज 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 10 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस 10x क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 7 प्लस 5x माइनस 10 इंटू एक्स टू द पावर 4। अब उन्होंने बोला जितने भी ऑड डिग्री वाले टर्म है सबके कोएफिशिएंट का सम बताओ। बताओ भाई, ऑड डिग्री वाले टर्म तुमने बोला x टू द पावर 5, यहां से 1 आया, ये 2 को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नहीं लेना है, यहां से माइनस 10 आया, ओके, यहां से प्लस 5 आया, यहां से भी प्लस 5 आया, और ये लेना ही नहीं है। तो दिस इज 1, ठीक है, इंटू 2, तो फाइनल आंसर इज 2। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। मैंने शुरुआत में बोला था ना कि इजी क्वेश्चंस तो आएंगे ही। अभी तक हमने देखा 67, 68, 69 एंड 70, ये चारों के चारों क्वेश्चन कैसे थे, इजी कैटेगरी के थे। और शुरुआत में जो 2-3 क्वेश्चन आए थे वो थोड़े टफ आए थे, ठीक है। तो हमें वेट करना है इजी क्वेश्चन का, हमेशा एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आएंगे ही। अभी देखो बहुत बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 66 देख के भी डर जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में गिवन ए लेट जी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ये, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा लेस देन बीटा है, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया, बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके 2 रूट्स आएंगे अल्फा बीटा, उनमें जो छोटा होगा वो अल्फा होगा, जो बड़ा होगा वो बीटा होगा। देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एंड लाइन x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, y इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल। सबसे पहले तो हमने g ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट किया। g ऑफ एफ एक्स का मतलब कॉस एक्स स्क्वायर के मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर डेट इज x। तो ये फंक्शन तो कॉस एक्स है। हाँ 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 हाँ, अब देखो अगला ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है, 18x स्क्वायर माइनस 9 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखो, इसका रूट निकालने की कोशिश करो। अल्फा कॉमा बीटा क्या होगा, माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर डेट इज 81 पाई स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, ठीक है, माइनस 4ac। तो 18 इंटू 4 72 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a डेट इज 36। तो यहां से आया 9 पाई प्लस और माइनस 81 माइनस 72 कितना होगा, 9 पाई स्क्वायर डेट इज 3 पाई डिवाइड बाई 36। तो प्लस के साथ लोगे तो 12 पाई अपॉन 3 पाई आएगा डेट इज 36। तो पाई बाई 3 आएगा एक रूट, एंड दूसरा रूट माइनस के साथ लोगे तो 6 पाई अपॉन 36 डेट इज पाई बाई 6। ओके, पाई बाई 6 छोटा है या बड़ा, 30 डिग्री इज दिस एंड दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता चल गया अल्फा इज पाई बाई 6, बीटा इज पाई बाई 3। ये नहीं भी पता चलता तो हमारा आंसर आ जाता। अब उन्होंने बोला भाई ये जो कॉस एक्स है ये ऐसा ग्राफ है, कहीं भी एक पाई बाई 6 आने वाला है, एक्स इज इक्वल टू, कहीं भी एक लाइन पाई बाई 3 आने वाला है, पाई बाई 2 से ऑब्वियसली पीछे ही रहेगा, एंड y इज इक्वल टू 0, और इस कर्व के बीच का जो एरिया है वो निकालो। ये तो बेसिकली उन्होंने पूछ दिया इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3
दैट इज एरिया जो होगा, एरिया इंटीग्रेशन cos x dx। अच्छा cos x का इंटीग्रेशन सबको आता है, sin x होता है। sin x कहाँ से कहाँ तक, π/6 π/3। अच्छा sin π/3 कितना होता है, तुम बोलोगे सर √3/2। अच्छा sin π/6 कितना होता है, तुम बोलोगे 1/2। सो आंसर आ गया √3 - 1/2, √3 - 1/2, ऑप्शन नंबर 4। तो हमने देखा, हमने अभी तक टोटल 60 से लेकर के 61 से लेकर के 70 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। उसमें मुझे दिखा कि क्वेश्चन नंबर 61 जिन्हें इंटीग्रेशन से डर लगता है वो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63 वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ कोनिक्स। तो लगभग आजकल जो कोनिक्स के क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में वो थोड़ा टफ आते हैं, ठीक है। तो कोनिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सारे कंडीशंस जितने भी शॉर्टकट है वो सारी चीज़ें याद रखो, जितने भी प्रॉपर्टीज है बेसिक प्रॉपर्टीज वो याद रखो, कोनिक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 64। इस बार जो ये वेक्टर का क्वेश्चन आया ये भी वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं दिया था, तुम्हें सोचना पड़ता, या तो तुम इसमें मैंने 3 मेथड बताए थे, तीनों में से किसी एक मेथड से करते हो जाता तुम्हारा, ठीक है। 65 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 70 भी इजी था, थोड़ा सा हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ा। अगर एग्जाम में 2-3 पेन लेके जाते हो तुम्हें तुरंत आइडिया लग जाएगा, एक पेन को ऐसे खड़ा करना, एक पेन को ऐसे खड़ा करना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा बेसिकली कि कौन सा एंगल क्या है। 69 वाला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का था। ये क्वेश्चन इजी उनके लिए था जिन्होंने वेरिएंस वगैरह पढ़ रखा है, तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि वेरिएंस चेंज नहीं होता है। अगर उन्हें ये चीज नहीं पता होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता, लेंदी जाता क्वेश्चन। 68 नंबर जो था एपी का क्वेश्चन था, बढ़िया सा क्वेश्चन था, हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। 67 क्वेश्चन भी बाइनोमियल थ्योरम जब स्टार्ट किया जाता है तो पहले लेक्चर में शायद ये वाली चीज बताई जाती है, x + y⁴ प्लस x - y⁴ वाली चीज, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन 66 इंटीग्रेशन ऑफ cos x बेसिकली उन्होंने पूछा था, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा था, तुम्हें थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करवाया उन्होंने, कंपोजिट फंक्शन का भी थोड़ा सा आइडिया लिया, लेकिन क्वेश्चन ओवरऑल इजी था। तो ये था पार्ट 1, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम लोग पार्ट 2 में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।